Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 1 जून 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। आजकल मैप से संबंधित बहुत सारे जो करंट इवेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे रोज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट किया करो। कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूँ, उसको भी अटेम्प्ट किया करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन में कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जो सी ऑफ जापान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जापान, चाइना, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया, या ऑप्शन नंबर बी जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, या ऑप्शन नंबर सी जापान, ताइवान एंड फिलीपींस, या ऑप्शन नंबर डी जापान, चाइना एंड रशिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप लोगों ने कल दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कितने सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूके से 100 टन ऑफ गोल्ड को वापस मंगा रहा है। तो 100 टन ऑफ गोल्ड ये यूके में पहुंचा कैसे? अब भारत इसको मंगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस आर्टिकल में डिस्कस करने के लिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी में लिंक कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ से एक यूपीएससी डायरेक्ट सवाल भी पूछ चुका है, वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। वैसे एक नज़र आप इन वेरियस आर्टिकल्स पर डाल सकते हो। आरबीआई ब्रिंग्स 100 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स फ्रॉम यूके वॉल्ट्स, ऐसे यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल है। आरबीआई मूव्स 1 लाख किलोग्राम ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इट्स वॉल्ट्स इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझेंगे, क्यों यहाँ पर 1 लाख किलोग्राम ऑफ गोल्ड यूके से, ब्रिटेन से मंगाया जा रहा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी अगर देश है, वो देश अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे हमारे देश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, वो क्या करता है? एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखता है, जहां पे विदेशी मुद्रा का भंडार रखा हुआ होता है। और वह विदेशी मुद्रा का भंडार हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बना के रखता है। जब कोई दिक्कत आएगी तो वो यहाँ पर इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज़ किया जाएगा। अब बात यह है कि इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई एक चीज़ नहीं है, 4 चीज़ें आती हैं। इन 4 चीज़ों से मिलकर भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा। जैसे डॉलर्स भी बहुत सारा हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टोर करके रखता है ना। तो जो भी यहाँ पर फॉरेन करेंसी होगी उसको रखा जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा दोस्तों गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, जिस वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो गोल्ड यानी सोना भी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तीसरी चीज़ आती है आपकी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और चौथी चीज़ आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपका एक पोजीशन, एक रिजर्व पोजीशन, किस लेवल पर आपको वहाँ पर वो मिला हुआ है। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। इन चारों चीज़ों को दिमाग में बैठा लेना, चाहो तो नोट डाउन कर लेना, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये रेलिवेंट है। क्वेश्चन कई सारे एग्जामिनेशन में बन चुके हैं कि कौन कौन सी 4 चीज़ों से मिलकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। इस डेटा पे मत जाइएगा, ये पुराना डेटा है, बस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये 4 चीज़ें होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखने को मिलती हैं।
अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा गोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब होता यह है कि जैसे आपके पास में भी बहुत सारा अगर गोल्ड होगा, है ना, जिस भी व्यक्ति के पास में बहुत सारा गोल्ड होगा, एक टेंशन रहती है यार उसको स्टोर कहाँ पे करके रखें। तो उसके लिए आपको तो ऑप्शन मिल जाता है कि भाई यहाँ पे जो बैंक्स हैं अलग अलग, वो आपको लॉकर्स प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। जो भी यहाँ पर बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, HDFC वगैरह वगैरह बैंक्स आपको लॉकर देते हैं। आप उनके लॉकर को रेंट पर ले सकते हैं, यानी कि मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर आप क्या करते हो, उसका पेमेंट करते रहते हो बैंक को। तो बैंक का रेवेन्यू बनता रहता है यहाँ से। लेकिन आपका जो गोल्ड है दोस्तों, वो इस लॉकर के अंदर में सेफली सिक्योर रहता है ना, कि आपको कोई टेंशन नहीं है। भाई गोल्ड था, आप क्या सोच रहे हो कि स्टोरेज का दिक्कत है यार, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, चुर सकता है, ये दिक्कत हो सकती है। आपने क्या किया, सीधा सीधा उसको लॉकर में स्टोर करके रख दिया। ये आपके पास में फैसिलिटीज़ होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कोई 10-12 किलो या कुछ कम अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है टन्स में। तो आज के समय पर अगर हम देखें तो दोस्तों हमारे भारत के पास में स्पेशली यहाँ पर जो ये गोल्ड का पूरा रिजर्व है वो कितना है मैं आपको बताता हूँ। भारत के पास में जो सोने का भंडार है, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड भी आता है, तो इंडिया के पास में जो गोल्ड का भंडार है वो है 822.1 टन। 822 टन के आसपास हमारे पास में गोल्ड प्रेजेंट है, जिसमें से 408.3 टन तो हमारे देश में ही जमा है, हमने उसको स्टोर करके रखा है, और बाकी 413.8 टन विदेशों में जमा कर रखा है अलग अलग कंट्रीज के अंदर में। और ये दोस्तों पिछले कुछ समय में हमारा जो ये रिजर्व है वो बढ़ा भी है। ये आप देख पाओगे 2019 में जो गोल्ड रिजर्व था हमारा वो 618 टन था, है ना। देन उसके बाद इस तरीके से इंक्रीज होता चला गया और अभी के समय पर 2024 में ये 822 टन है। तो इसमें से कुछ गोल्ड तो हमारे पास में, कुछ गोल्ड हमने जगह जगह देशों में उनकी बैंक में स्टोर करके रख दिया है, वो बैंक जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने यूके से गोल्ड मंगाया है, ये हमने यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर में रखा हुआ था। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो बैंक ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस बैंक में ढेर सारा गोल्ड ऑलरेडी स्टोर्ड है, दुनिया भर के देशों ने इसमें जमा कर रखा है, और जमा करने के साथ साथ वो मंथली या ईयरली बेसिस पर पेमेंट भी करते रहते हैं कि भाई हमारा गोल्ड वहाँ पे सिक्योर रहे। क्योंकि आप हमारे देश में स्टोरेज का इशू है, दिक्कत हो सकती है, इस चक्कर में हमने क्या किया, उस बैंक में स्टोर करके रख दिया। समझ गए। तो अभी इंडिया का जो ये 100 टन गोल्ड है ना, ये भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था, यहीं से वापस मंगाया गया है इस वाले गोल्ड को। समझ गए। अब दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे देश आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में भरपूर मात्रा में गोल्ड रिजर्व है। अगर हम दुनिया में जो टॉप लिस्ट देखें तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका के पास में, क्योंकि ये सभी आंकड़े दोस्तों टन के अंदर मेंशन करे गए हैं, और ये डेटा कहाँ से लिया गया है, ये डेटा लिया है फोर्ब्स इंडिया से। तो 8133 टन्स गोल्ड यूएसए के पास में, यूएसए के फॉरेक्स रिजर्व में। जर्मनी के पास में 3352.65 टन्स, इटली के पास में 2451, फ्रांस के पास में 2436, रूस के पास में 2332, चाइना के पास में 2262, स्विट्जरलैंड के पास में 1040, जापान के पास में 845, भारत के पास में 822। तो इस पूरी लिस्ट में देखोगे तो इंडिया दोस्तों 90 नंबर पर है, जिसके पास में बहुत सारा गोल्ड रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे यूएसए देखोगे अभी बहुत ज़्यादा आगे है, इन्होंने बहुत सारा गोल्ड यहाँ पे स्टोर करके रखा है एज आ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ फैक्चुअल डेटा ही बता दिया जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन आएगा दिमाग में, ये सब क्यों चला रहा है? अब दोस्तों ये सब इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आजकल जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपने देखा है किस तरीके से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया ये भी सोच रहा है विदेशों में इस गोल्ड को रखना, और रखने के साथ साथ उनको पैसा भी देना। इससे अच्छा क्यों ना हम अपने देश में इसको स्टोर करके रखें, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टोर करके रखा है, एक सिक्योरिटी मेंटेन करता है, दुनिया भर की कंट्रीज विश्वास दिखा के वहाँ पे गोल्ड जमा करती हैं। ऐसा हम अपना खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव चला सकते? तो ये भी दोस्तों यहाँ पर एक मेन पर्पज़ है। दूसरी चीज़, हमको ये सवाल भी उठाना होगा और ये सोचना भी होगा, क्योंकि दोस्तों यूके में, यूरोप में, अमेरिका में अगर यहाँ पे इस तरीके से आप अपना रिजर्व स्टोर करके रखते हो तो एक दिक्कत इन फ्यूचर आ सकती है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर आपको देखने को मिला। रशिया यूक्रेन के वॉर से पहले रशिया ने भी अपना बहुत सारा जो रिजर्व है वो यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए के अंदर में स्टोर करके रखा हुआ था। लेकिन जब दोस्तों ये वॉर हुआ,
रशिया ने लगातार यूक्रेन पर अटैक किया और आपको पता है ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे यूरोप हो चाहे यूएसए हो, वो सब यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं, यूक्रेन को लगातार सपोर्ट किया है। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पर रशिया के जो रिजर्व है वो उन्होंने सीज कर दिए कि भाई हम रशिया को ये भंडार जो उनके हमने स्टोर करके रखे हुए हैं वो हम लौटाएंगे ही नहीं। तो मतलब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें ये जो सिचुएशन निकल कर आई है, ये जो न्यूज़ हमारे सामने है कि हाँ ये कंट्रीज़ यहाँ पे रशिया के जो रिजर्व है उसको सीज कर ले रही हैं, तो इस बेसिस पर डेफिनेटली हमें भी यहाँ पर अपना जो गोल्ड उसको रिटर्न करना चाहिए, अपने देश में स्टोर करके रखेंगे उसे। हाँ, लेकिन स्टोरेज के साथ साथ हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा उसकी सेफ्टी के ऊपर, कोई हार्म ना पहुँचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चोरी का सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी चोरी की कई बार कोशिशें की गई हैं, बट वो सारी की सारी कोशिशें असफल रही हैं, समझ गए। और एक और चीज़ यहाँ पर फायदेमंद है, भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं उनको अपना गोल्ड स्टोर करके रखने के लिए सेफ्टी के साथ में, तो वो पैसा बचाएं क्यों ना। हमने ये सारा गोल्ड मंगाया, अपने पास स्टोर करके रखेंगे, और प्लस यहाँ पे वो जो पैसा जा रहा था रेंटेड के फॉर्म में, वो पैसा हमारे पास में सेव भी होगा। तो ये है पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी डिटेल समझ में आया। काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल चल रहे थे कल जगह जगह वीडियोस के अंदर में, इतनी डिटेल्स प्रेजेंट नहीं थी, मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके दी हैं और अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ समय पर ना भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व में एक जंप देखने को मिला है 2.97 बिलियन डॉलर्स से, और ये जंप इतना ज़्यादा हुआ कि दोस्तों जिसके साथ में हमारा जो टोटल, जैसे मैंने बोला फॉरेक्स रिजर्व 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, चारों में थोड़ी थोड़ी छलांग देखने को मिली। हमारा गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा, ठीक है, गोल्ड रिजर्व के साथ साथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी बढ़े, इंडिया की जो रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ के साथ में वो भी बढ़ी है। और अगर हम इतिहास देखें तो अक्टूबर 2021 में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने ऑल टाइम हाई पे था, 645 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका था, समझ गए। तो ये कुछ डेटा हमारे पास में अभी मार्च के महीने में कवर किया गया था, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा रिजर्व बढ़ रहा है, हमें अपने देश में स्टोर करके रखना होगा। तो जो हमने अभी ये 400 टन से ज़्यादा का 413 टन के आसपास विदेशों में जो जमा करके रखा है गोल्ड, इसमें से 100 टन गोल्ड यूके से वापस मंगा लिया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखो, यूपीएससी ने 2013 में कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है, नीचे 4 ऑप्शन है, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये 4 ऑप्शन है। जैसे पहले ऑप्शन में आप देख पाओगे फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ऐसे यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी आइटम्स वो हैं जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, भैया लोन इसमें इंक्लूड नहीं होता। फॉरेन करेंसी एसेट है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ठीक है। दूसरा वाला अगर आप देख पाओगे तो ये सही है, क्योंकि फॉरेन करेंसी एसेट भी होता है, गोल्ड होल्डिंग्स भी होती हैं, और उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी होते हैं। बाकी आप देख पाओगे तो ये 3 और 4 ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक है जो नहीं होता इसमें, या लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक अगेन ये भी नहीं होता। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने देखा ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपको मिला, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जिसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो ये सभी डेटा आपको एक पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तीसरी चीज़, इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर होता है। अभी आप जो पीडीएफ स्टोर करते होंगे, सीक्वेंस में मैनेज करते होंगे, स्टोरेज के इश्यूज फेस करते होंगे, वो सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। अब दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसको ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और बेनिफिट्स लगातार आपको मिलते रहेंगे। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा।
आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ आपको किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर लोकेटेड है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में इसको लिंक करेंगे। एक कह सकते हो सैड न्यूज़ भी है ये आर्टिकल पेज नंबर 6 पर भी प्रेजेंट है। जो हीट वेव है, जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से दिन ब दिन गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों इस हीट वेव की वजह से अब लोगों की जान जाना शुरू हो चुकी है अलग अलग एरिया से। बोला गया है कि अभी इलेक्शंस के समय पर भी 21 लोगों की और ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई। इस हीट वेव की वजह से देश में अलग अलग जगह पे अगर आप देख पाओगे, सबको मिला दिया जाए तो 61 डेथ हो चुकी हैं दोस्तों, जगह जगह के राज्यों से। और ये जो डेथ हुई है ये केवल कल के दिन की हैं, फ्राइडे की हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, अब 14 लोगों की यहाँ पर जान गई, जिसमें से 10 वो थे जो इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले चुके थे। तो इनकी भी हीट स्ट्रोक की वजह से जान गई बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर में 13 लोगों की जान गई। ऐसे जगह जगह से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आ रही हैं, जो कि एक कंसर्निंग सिचुएशन है डेफिनेटली। अब अगर हम देखें इस आर्टिकल से हटकर, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह की खबर बताई गई है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर पहुँच गया, यहाँ पे इतना टेम्परेचर पहुँच गया, यहाँ पे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, तो इतना ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ डेथ ढेर सारी हो रही हैं। अब हो किसकी वजह से रही है? हीट वेव की वजह से हो रही हैं। क्या है ये हीट वेव? इतनी बड़ी प्रॉब्लम। हर साल गर्मियों में हीट वेव्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा भीषण हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हीट वेव है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब अचानक से गर्मी बदतर तरीके से पड़ रही हो। और जो हमारा IMD है, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का जो मौसम विभाग है, इन्होंने डेफिनेशन दी है हीट वेव की। क्या डेफिनेशन दी है भाई? इन्होंने 2 एरियाज़ के अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया है। मान लो आपका एक है प्लेन एरिया दिल्ली वगैरह वाला हो गया। एक हो गया आपका हिमालयन एरिया, जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। तो प्लेन एरिया में मान लो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल आपका इतना टेम्परेचर देखने को मिला, इतनी गर्मी पड़ रही है। और हिमालयाज़ वाले रीजन में अगर आप देखो तो सपोज मान लो नॉर्मल तरीके से 30 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, जितनी ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो मान लो यहाँ पे उतना टेम्परेचर चल रहा है। अब ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है, इतनी गर्मी लोग झेल रहे हैं। अब इसी गर्मी में अचानक से, ध्यान रखना, सडनली 4 से 6 डिग्री सेल्सियस एकदम से अगर बढ़ जाता है तो वो हीट वेव की कंडीशन कहलाती है। कहने का मतलब है ये 40 डिग्री से एकदम से 47 डिग्री 46 डिग्री हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे हिमालयाज़ रीजन में भी अगर आप देख पाओगे एकदम से यहाँ पर ये 37-38 डिग्री हो जाए तो बड़ी दिक्कत होगी। इसी को बोलते हैं हम हीट वेव। अचानक से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, और वो टेम्परेचर स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वही लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस हीट वेव्स की वजह से। तो हीट वेव की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दोस्तों जगह जगह के लिए कुछ वार्निंग स्टार्ट कर दिए हैं। ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग दे रहे हैं। कई सारे रीजन में ऑलरेडी वेदर वार्निंग दे चुके हैं कि भाई सतर्क रहें हीट वेव को लेकर। क्वेश्चन यह है कि ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग होती क्या है? पहली चीज़ ध्यान रखना, इन वार्निंग को देता कौन है? ये वार्निंग इशू करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगेन भारत का मौसम विभाग। वही यहाँ पर इन वार्निंग्स को देता है। ये वार्निंग्स किसी भी चीज़ को लेकर दी जा सकती है कि भाई एकदम भयंकर बारिश पड़ने वाली है, उसको लेकर भी वार्निंग दी जा सकती है, फ्लड्स को लेकर वार्निंग दी जा सकती है। ऐसी हीट वेव को लेकर भी ये जगह जगह वार्निंग को इशू करते हैं। अब इस कलर कोडेड वार्निंग में 4 प्रकार के कलर ये यूज़ करके वार्निंग देते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन कलर की वार्निंग होती है, इसका मतलब है ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी होती है येलो वार्निंग, इसका मतलब बी अवेयर, जागरूक रहिए, जो वेदर है वो बदल सकता है बुरी तरह से, तो आपको यहाँ पर तुरंत जैसे जैसे समस्या बढ़ेंगी एक्शन लेना होगा। तीसरा होता है ऑरेंज या एम्बर वार्निंग, यानी कि तैयार रहिए, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एकदम बड़ी दिक्कत पड़ सकती है, बी प्रिपेयर्ड। और चौथा है रेड वार्निंग, यानी टेक एक्शन, सिचुएशन खराब हो चुकी है, तुरंत यहाँ पर एक्शन लीजिए और अपनी जान बचाइए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर IMD 4 प्रकार की कलर कोडेड वार्निंग्स को इशू करता है। बड़ी देर से हम IMD कर रहे हैं। क्या है ये IMD? मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग। ये वो बॉडी है जो दोस्तों जिसको 1875 में बनाया गया था। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है
जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शंस होते हैं कि भाई यहाँ पर एक चक्रवात आने वाला है ना, साइक्लोन आने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, बहुत भयंकर बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो एक प्रिडिक्शन करके यहाँ पर ये आईएमडी हमारे सामने डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है, ताकि लोग बिल्कुल सेफ रहें, किसी की जान ना जाए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी होते हैं वही यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी करते हैं। आईएमडी के 6 अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं जगह जगह पर, ठीक है। हेडक्वार्टर में इसके अगर आप देख पाओगे मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी के अंदर में इनके अलग अलग सेंटर्स नजर आएंगे। और अब ये करते क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन लगातार देना, वेदर से संबंधित, ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित, कोई डस्ट स्टॉर्म आ रहा है, भारी बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ने वाली है, कोल्ड वेव्स आने वाली है, ठंड बहुत पड़ने वाली है, तो उसको लेकर ये अपनी इन्फॉर्मेशन को इशू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आईएमडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली कई बार इस प्रकार से मिनिस्ट्रीज पूछ ली जाती हैं। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बाकी इसके रीजनल ब्रांचेस भी हैं। रीजनल ब्रांचेस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही अखबार में पेज नंबर 3 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम के साथ में लिंक करेंगे। और दोस्तों इस आर्टिकल को आप एज ए एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने देखा दुनिया भर में और जो स्नेक बाइट के केसेस है, सांप के काटने की वजह से लोगों की मृत्यु होना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन मुद्दा गंभीर है। और दुनिया भर में जितनी भी मृत्यु होती हैं स्नेक बाइट की वजह से, उसकी 50% मृत्यु जो दोस्तों हैं वो इंडिया से हो रही हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी डेथ हो रही है स्नेक बाइट की वजह से, 50% केवल इंडिया से हो रही हैं। तो आप इमेजिन करो, ये इंडिया के लिए एक और कंसर्निंग सिचुएशन है। उसको देखते हुए एक नया सोल्यूशन आया है जिसकी वजह से आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हुआ ये, एक व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया गया मैसूरू के अंदर में, ताकि लोगों को, जो सिटीजन्स है, लोकल सिटीजन्स है, उनको एजुकेट किया जा सके, बताया जा सके स्नेक्स के बारे में और स्नेक बाइट प्रिवेंशन के बारे में कि अगर सांप काट ले तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है ये ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये क्या करेंगे, आपको एक इम्पॉर्टेंट और इजी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे अपने लोकल एरिया में जो सांप पाए जाते हैं उनकी, क्योंकि जो लोकल एरिया में सांप होंगे उनका सर्वे करेंगे, भाई इस एरिया में कौन कौन से स्नेक्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, है ना, उनकी डिटेल्स निकालेंगे, उनके काटने से कैसे बचा जा सकता है वो डिटेल्स निकालेंगे। तो वो जानकारी वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे। आपको टिप्स प्रोवाइड करवाएंगे कि अगर यहाँ पे ये स्नेक बाइट का कोई केस आता है तो आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है। अब दोस्तों ये चैट बोर्ड का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? तो इस चैट बोर्ड को आप एक्सेस कर पाओगे, एक नंबर दिया गया है, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप हाई का मैसेज कर देंगे तो आपके पास में QR कोड आएगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप इसका एक्सेस कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि डेफिनेटली ये ज़रूरत है हमारी, क्योंकि इंडिया में अगर आप देख पाओगे, मैं आपको बता चुका हूँ, दुनिया में जितने स्नेक बाइट के केस है उसके 50% केवल भारत से आ रहे हैं। साल में 58,000, कोई ये कम नंबर नहीं है, 58,000 लोगों की जान जा रही है हर साल केवल सांप के काटने की वजह से। और कर्नाटका की बात करेंगे दोस्तों, तो केवल कर्नाटका में ही 2023 में, पिछले साल की बात है, 6,500 लोगों की जान गई थी। ये केसेस यहाँ पे नजर आए स्नेक बाइट्स के। तो ये इस वजह से ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो लेकर आया जा रहा है, जिसकी वजह से आर्टिकल चर्चाओं में। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे तो स्नेक बाइट के जो केसेस हैं इंडिया में, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, उसका डेटा क्या बोलता है, आपसे समझ लो इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए, है ना, तो या फिर कोई और दूसरे मेंस पेपर में पूछ लिया जाए तो आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे, बता सकोगे डिटेल से। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले हम जब बात करेंगे भारत की, तो भारत में 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, जिसमें से 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं, क्योंकि कई सारे सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, जिनके काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन इनमें से 60 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं जो जहरीली भी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है इंडिया में हर साल 58,000 डेथ होती हैं, ठीक है, इसी स्नेक बाइट की वजह से। और इस स्नेक बाइट की वजह से जो डेथ हो रही है, इनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से देखने को मिल रही हैं। अब इसके लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया स्नेक बाइट्स को रोकने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना। अब बात आती है स्नेक बाइट एनवेनम की। अब ये स्नेक बाइट्स एनवेनमिंग क्या है? यही दोस्तों सांप के काटने की वजह से इंसान की मृत्यु होना।
तो ये जो एक पर्टिकुलर मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन जैसे मैंने बोला बात नहीं कर रहा है कोई इसके बारे में। ये एक ऐसा इश्यू जो इग्नोर किया गया है, और स्नेक बाइट की वजह से डेली हेल्थ रिस्क कई सारे लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, ओशियाना वाले रीजन में, लैटिन अमेरिका में। ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट हुआ है स्नेक बाइट की वजह से। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कई सारी जगह पर जो स्नेक बाइट विक्टिम होते हैं, जिनको सांप ने काटा हुआ होता है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, देखो ज़्यादातर स्नेक बाइट के केसेस डेवलपिंग कंट्रीज से ही देखने को मिलेंगे। वहाँ पे फिर इंसान को हो सकता है यहाँ पर मतलब कई बार विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है अगर वो बच गया तो। अदरवाइज यहाँ पे बच नहीं पाया तो उसकी डेथ ही हो जाती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि लगभग 81,000 से लेकर 1,38,000 के आसपास लोगों की जान जा रही है हर साल केवल स्नेक बाइट की वजह से, जिसमें से 50% इंडिया में है केसेस। समझ गए? तो इस वजह से इसके बारे में ज़रूर से पढ़ना दोस्तों। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्नेक बाइट वाला जो ये केस है, इस केस को दोस्तों हम एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का नाम भी देते हैं। अब एक नया टर्म आ गया, NTD। ये क्या है NTD? तो दोस्तों नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस वो ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है, या वो इन्फेक्शन जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं जो बेसिकली डेवलपिंग रीजन में फैल रही हैं, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका वाले रीजन में। और यहाँ पे ये बीमारियां फैलती हैं अलग अलग प्रकार के पैथोजन से, अलग वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या पैरासिटिक वॉर्म्स की वजह से ही बीमारियां फैलती हैं। और ये स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज में कॉमन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले हिस्से में। इंडिया भी वहीं पे आता है। तो ये जो डिजीज़ हैं दोस्तों, ये इसलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का इनको नाम दिया गया है क्योंकि प्रॉपर इसके ऊपर ना रिसर्च हो रही है, ना ही इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रॉपर फंडिंग आ रही है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, जबकि कुछ नॉर्मल बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, मलेरिया, इसकी हर कोई बात कर रहा होता है ना, अलग अलग फंडिंग जारी होती है इसको ट्रीटमेंट देने के लिए। लेकिन NDT वाली वो इन्फेक्शंस हैं जिसके ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, कोई फंडिंग नहीं आ रही है, जिसमें आपका स्नेक बाइट एनवेनमिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा स्केबीज, यॉस, ट्रैकोमा, लेशमेनियासिस, चेगास डिजीज, ये वो बीमारियां हैं, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के, जिनको डेफिनेटली पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट टॉपिक की तरफ। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ बेसिक डेटा है। जैसे आज का न्यूज़पेपर जो है ना, ये फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब देखोगे तो आज के अखबार में पेज नंबर 5 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, ये वाला, जिसको हम GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है? जो असम का रेलवे है दोस्तों, वो एक कैनोपी ब्रिज बना रहा है रेलवे ट्रैक के ऊपर, ताकि जो हुलो गिबो पाए जाते हैं, ये वो एप की स्पीशी है, जो हमारी बंदर की स्पीशी जो होती है, ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत कम पाई जाती है। दुनिया में ऐसी 20 प्रजातियां, उनमें से एक प्रजाति इंडिया में भी पाई जाती है, जिसका नाम है हुलोक गिबो। तो दोस्तों यहाँ पे असम के अंदर में क्या हुआ, एक जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच में से इन्होंने क्या कर दिया, पेड़ों की कटाई करके रेलवे ट्रैक बिछा दिया। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। अब ये पूरा जंगल था, इन्होंने यहाँ पर सब कटाई करके रेलवे ट्रैक बिछा दिया। अब रेलवे ट्रैक बिछा दिया तो भैया यहाँ पर जो हुलोक गिबो है, इधर पेड़ों पर भी है और इधर पेड़ों पर भी है। और ये कभी कभी यहाँ पर अनजाने में जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं इस एरिया को, तो उनके पास में कोई बेसिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, नीचे उतर के क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर इनका कह सकते हो ट्रेन से टकराने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो होता यहाँ पर यह दोस्तों, इनके लिए एक कैनोपी ब्रिज बनाने की बात की गई है, एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत ब्रिज जो इस वाले एरिया के पेड़ों को और इस वाले एरिया के पेड़ों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो एक बेटर तरीके से लॉक बनाया जाएगा, जो कि दोनों तरफ के जो जंगल है उनके पेड़ों को अच्छे से जोड़ दिया जाएगा। एक ब्रिज बन जाएगा जिसपे ये जो बंदर हैं, ये लटक कर सीधा इस एरिया में जा सकते हैं, उनको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रेन की वायरिंग वगैरह है, जो लाइन है ना, जो पटरियाँ वगैरह हैं, इनसे काफ़ी ऊपर की साइड ये बनाया जाएगा। तो इससे यहाँ पर दोनों एरियाज़ में हुलोक गिबो की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, उनको नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनकी जान जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर ये एक खतरे में रहने वाली प्रजाति है। तो ये स्टेप उठाया गया, कैनोपी ब्रिज बनाए गए। सवाल यह है कि मान लो चलो ऊपर से जा रहा है, अगर वो नीचे गिर गया तो नीचे गिरेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ऊपर में ही यहाँ पर एक नीचे जाल बना दिया गया, एक नेट लगा दिया जाएगा। अगर वो गिरेगा तो इस पे नेट पे गिर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। नेट पे गिरने के बाद में वो सीधा उतर कर चला जाएगा इधर से उधर। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में
हुलो गिबो सेंचुरी के अंदर। तो एक और चीज़ आपको जानने को मिली, ये हुलो गिबो सेंचुरी कहाँ पर है? असम में है, जहाँ पर ये चीज़ें डिज़ाइन करने की बात आजकल हो रही है। तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हुलो गिबो। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पे ये तो मैंने आपको पूरा मुद्दा बता दिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछा गया तो इस हुलो गिबो के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी एप की स्पीशी हैं, दुनिया में 20 प्रकार की स्पीशीज़ पाई जाती हैं एप की, जो बंदर जैसे होते हैं बट उनसे थोड़े एडवांस होते हैं। तो होता यह है कि ये इकलौती स्पीशी है एप में जो इंडिया में पाई जाती है, और ये केवल इंडिया ही नहीं, उसके अलावा बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, नॉर्थ वेस्ट चाइना, इन सब रीजन्स में भी पाई जाती है। गिबोन जो है ये सबसे छोटा साइज़ का आपको एप देखने को मिलेगा। हुलो गिबो की यूनिक बात क्या है? ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलते हैं, और जैसे मैंने बोला जो पृथ्वी पर 20 प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से एक स्पीशी ये भी है। एक बात और जो नोट करने वाली है, इन हुलो गिबो को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं वेस्टर्न हुलो गिबो और दूसरे होते हैं ईस्टर्न हुलो गिबो। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। जो वेस्टर्न हुलो गिबो हैं ये ज़्यादा बड़े एरिया में देखने को मिलते हैं, स्पेशली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में देखने को मिलेंगे, दिबांग नदी के पास में देखने को मिलेंगे असम में, और इंडिया के बाहर बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी पाए जाते हैं वेस्टर्न हुलो गिबो। और वेस्टर्न हुलो गिबो को दोस्तों IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशी में कवर किया गया है, यानी प्रजाति खतरे में है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और दूसरे जो होते हैं वो हैं ईस्टर्न हुलो गिबो। अब ईस्टर्न हुलो गिबो कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा चाइना में सदर्न वाला पोर्शन हो गया, म्यांमार का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है। और जो ईस्टर्न हुलो गिबो हैं इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। दोनों खतरे हैं बट आसपास हैं, एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एक वल्नरेबल कैटेगरी में है, तो दोनों का IUCN डिफरेंट है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी रहेगी इन दोनों चीज़ों को लेकर तो आप कंफ्यूज होएगा ही नहीं, ठीक है। हो गया क्लियर? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, UPSC ने 2010 में एक सिंपल सा सवाल पूछा, मतलब अगर आप इसको अच्छे से सुन लोगे ना, आंख बंद करके केवल सुन के इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैचिंग करने के लिए दिया गया है, एक तरफ 3 प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर 3 अलग अलग एनिमल्स के नाम दिए गए हैं कि क्या ये एनिमल इन एरियाज में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले भितरकनिका। भितरकनिका के सामने है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जी बिल्कुल पाया जाता है, कई बार हमने वीडियोस में डिस्कस किया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, वो भितरकनिका में पाए जाते हैं। तो पहला जो मैचिंग है वो करेक्ट है, ठीक है। दूसरी देखेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बहुत कम पॉपुलेशन बची हुई है जो स्पेशली राजस्थान में ही प्रेजेंट है, तो ये वाला भी सही है। तीसरा, एरेविकुलम केरला के अंदर में, क्या ये जो एरेविकुलम केरला है क्या ये हुलो गिबो के लिए जाना जाता है? नहीं, ये गलत है। हुलो गिबो केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा, स्पेशली असम में। तो थर्ड वाला जो हमारा मैच पॉइंट है गलत है। अगर यहाँ पे हुलो गिबो की जगह नीलगिरी ताहर हो जाता तो दोस्तों तो तीनों के तीनों हमारे सही हो जाते, आपका ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन अभी थर्ड वाला गलत है, तो पहला दूसरा सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये 2010 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी। चलिए आते हैं एक और रेलिवेंट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये आपके पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करोगे। मैं मानता हूँ ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़कर जो आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी बैकग्राउंड डेटा स्टैटिक पोर्शन से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस खबर को देखोगे तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कोई नया महीना खत्म होता है, आपका मई का महीना खत्म हुआ, जून का महीना शुरू हो गया, आज 1 जून है, तो 1 जून शुरू होते ही क्या क्या हमको पता चलेगा कि मई के महीने में क्या क्या चेंजेस हुए। मई के महीने में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो किस लेवल पर रही। GST का कलेक्शन कल छप जाएगा अखबार में कि भाई कितना GST कलेक्शन हुआ है मई के महीने में, है ना। इन्फ्लेशन क्या रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्या रही है, IIP इंडेक्स क्या रहा है, WPI CPI क्या रहा है, ऐसे नई नई चीज़ें आती हैं। और ये जो परसेंटेजेस होती हैं ये हर महीने चेंज होती रहती हैं, तो इन परसेंटेजेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इन परसेंटेजेस से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उसके ऊपर ज़रूर से ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है, अभी जून के महीने में आ गए तो हमारे पास में अप्रैल का डेटा सामने आया।
अप्रैल के महीने में जो हमारा कोर सेक्टर है, आपको पता है भारत की जो इंडस्ट्रीज है उसमें मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे पहले ही है कोल इंडस्ट्री, दूसरी है क्रूड ऑयल, तीसरी नेचुरल गैस, चौथी रिफाइनरी, पांचवी स्टील, छठी सीमेंट, सातवीं फर्टिलाइजर एंड आठवीं इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। यानी देश की जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो प्योरली डिपेंडेंट है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर में। और इन इंडस्ट्रीज में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी इंडस्ट्री का है, जहाँ पर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। समझ गए? अब इन 8 इंडस्ट्रीज को लेकर एक इंडेक्स रेडी किया जाता है जिसको बोलते हैं IIP इंडेक्स। इस IIP की फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडेक्स हमको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर महीने में, क्योंकि ये इंडेक्स हर महीने रिलीज होता है, तो ये इंडेक्स हमें ये दर्शाता है कि एक महीने में, यानी जिस भी महीने का इंडेक्स रिलीज हुआ है, कि उस महीने में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ किस प्रकार से रही। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो की और कौन कौन सी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे जो अप्रैल का कोर सेक्टर डेटा है वो हमको ये दर्शाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, यहाँ पर 6.2% की ग्रोथ नजर आई है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं हमारी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोस्तों 9.4% से अप्रैल में बढ़ा। स्टील सेक्टर यहाँ पर 7.1% से बढ़ा, और जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ 1.6% से। तो हर एक इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर को छोड़कर जो हमारी खाद वाली इंडस्ट्री है, यहाँ पर 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। ये स्लेड हुआ है नीचे। समझ गए? बाकी सभी इंडस्ट्रीज ग्रो करी हैं। तो ये डेटा है। अब देखोगे भरपूर मात्रा में परसेंटेजेस भरी हैं, ये इतना परसेंटेज, ये इतना परसेंट ग्रो किया, ये इतना परसेंट डिक्लाइन हुआ। ये परसेंटेजेस कभी ध्यान में नहीं रखनी होती है, हर महीने ये चेंज होती रहेंगी। तो एग्जाम के लिए सबसे पहले उन 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम दिमाग में फिट होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है ये IIP इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये दोस्तों एक प्रकार का इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड में, यानी एक पर्टिकुलर महीने में आपके इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हुआ है उसके वॉल्यूम किस लेवल पर है, प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है, उस चीज़ को दर्शाने का काम करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। और जैसे मैंने बोला कि हर महीने रिलीज होता है, तो इसको रिलीज करता कौन है? तो इसको कंपाइल और पब्लिश करने का काम सबसे पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दर्शाता है हमारी इंडस्ट्रीज किस प्रकार से ग्रो हो रही हैं। इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। अब क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इस इंडेक्स की। तो दोस्तों जब ये इंडेक्स मंथली बेसिस पर रिलीज़ होता है तो हमारी भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिसमें हमारा वित्त मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एटसेट्रा, और भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो गवर्नमेंट की हैं, वो इस डेटा का यूज़ करती हैं अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए। इन फ्यूचर कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसके लिए इस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ में जब हम अपने देश की GDP कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवरऑल इकॉनमी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है इस GDP को क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये यहाँ पर दोस्तों IIP का इम्पोर्टेंस हो गया। आई होप आपको इसके बारे में भी अच्छे से सारी जानकारी मिल चुकी है। अब देखिए UPSC ने एक बार सवाल पूछा 2015 में कि ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था इसके बारे में। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे तो रिफाइनरी का है 28.04%, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में रिफाइनरी नहीं है तो रिफाइनरी के बाद इस डेटा में देखोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी के बाद तीसरा कोई है तो वो स्टील है, स्टील के बाद चौथा कोई है तो वो आपका कोयला हो गया। ये इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो इनके वेटेज की जब बात हो रही है तो इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे हाईएस्ट वेट वाली कौन सी हो गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, यही जो आर्टिकल्स आपको पढ़ा यही रेलिवेंट है। तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। आप केवल अखबार पढ़ लोगे ऊपर से और अखबार में टिक मार कर लोगे, लिख लोगे, हाईलाइट कर लोगे, उसको कब तक स्टोर करके रखोगे, कब तक पढ़ोगे, और उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा कहाँ पे लिख कर चलोगे। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल के साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ कि आपको ज़्यादा रिसर्च इधर उधर भागने की ज़रूरत ना हो।
क्योंकि मैं, अगर हम देखें, जब मैं आपके स्टेज में था तो मुझे भी पता है कितना ज़्यादा टाइम चले जाता है यार, अखबार से आर्टिकल पढ़ के फिर गूगल करके उसको लिखना, स्टोर करके रखना, समझना, और उसमें फिर बीच बीच में अगर कोई विकीपीडिया को सर्च कर रहा है तो फिर गया काम से, है ना। उसमें एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक, दूसरे लिंक के अंदर तीसरा लिंक, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लिंक्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप खोजते ही रहते हो, टाइम जाता ही रहता है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे सारा कंटेंट दिया। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर हमारे दूसरे सोर्सेस रह जाते हैं, कुछ और शॉर्ट न्यूज़ आते हैं, पीआईबी में अच्छी खबरें छपती हैं, इंडियन एक्सप्रेस में शॉर्ट न्यूज़ अच्छी खबरें छपती हैं, एक्सप्लेनर सेक्शन आता है, वो कैसे कवर होगा, फिर सर उसके लिए टाइम देना होगा। तो क्यों टाइम दे रहे हो? दोनों वीडियोज़ यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड हो रही हैं। वो वाली वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाती है, अपना रूटीन बना लो, 5 बजे उठ के मुझे वो वीडियो देखना है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा टाइम बचेगा, उसमें फ्रेश हो, बाकी सारी चीज़ें निपटा लो, तो इधर में आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा, इसको निपटा लो। अब बचा आपके पास में पूरा दिन। उसके अलावा अपने कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पढ़ लिया, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी आपने पढ़ लिया उसको साइड करो। अब स्टैटिक किताब से पढ़ना शुरू करो, आज का जो भी पूरा डिस्कशन होगा। मान लो आप 12 बजे तक भी, क्योंकि वीडियो लेट हो जाता है, मान लो आप 12 बजे तक भी फ्री हो जाते हो, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद में टाइम मिल गया बहुत। अब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल मत करना, अब आप क्या करोगे, सीधा अपने बुक्स का इस्तेमाल करना, उससे पढ़ने की कोशिश करना। आजकल दोस्तों एक बात ज़रूरी भी है और जो हम लोग मानते भी हैं कि हमारी जो रीडिंग है ना वो कम हो चुकी है। जैसे आप पहले रीडिंग करते थे चीज़ों को, आज वो रीड कोई करना नहीं चाहता। क्यों? इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं, जगह जगह पर आपको न्यूज़ मिल रही है, जगह जगह वीडियोज़ मिल रहे हैं, आप वीडियोज़ देख के काम चला ले रहे हो। लेकिन ट्रस्ट में, वीडियोज़ के साथ साथ आप चीज़ों को रीड करोगे तो आपको और फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपने वीडियोज़ देख लिया, अब शाम में एक बार सोने से पहले इन पीडीएफ्स को रीड भी तो कर सकते हो। अगर जब आप रीड करोगे रिविजन भी होगा और जो रीडिंग की हैबिट है वो छूटेगी नहीं, वो बनी रहेगी। तो बस एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस है जिसको आप यहाँ पर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो आज 1 जून भी है और जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, महीने की जब भी शुरुआत होती है आपकी प्लानिंग कंपलसरी है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ूंगा, ऐसी वाली प्लानिंग कभी काम नहीं करती। वो हर 2 दिन बाद आप चेंज करोगे, एक नया फिर से प्लान बना के अपने वॉल पर चिपकाओगे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक, टाइम फिक्स ही नहीं हो पाता। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपने टारगेट रखना होगा, भाई आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे में से इतने घंटे इस सब्जेक्ट को, इतने में से इतना इस सब्जेक्ट को। सपोज टारगेट बनाया आपने 6 से 7 घंटे पढ़ना है मुझे, उसमें से 1.5 घंटा ऐसे देना है, 2 घंटा ऐसे देना है, 1.5 घंटा ऐसे देना है, और वो कवर करना है सोने से पहले। वो होती है प्लानिंग। अगर आप टाइम वाइज पढ़ाओगे करोगे तो काफ़ी सारे जो लोग अपने घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी बीच बीच में काम भी आ जाता है, मैं समझता हूँ, फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, जिनको और कोई काम नहीं है, वो तो यहाँ पर अपना टाइम से भी चला सकते हैं, है ना। लेकिन उनको भी दिक्कत होती है यार, है ना, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, दोनों जगह प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वाला तरीका बेस्ट है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार मैंने आज ये नहीं, मैं अपने टाइम शेड्यूल नहीं, मैं आज 6 से 7 घंटा पढ़ा और जो मैंने डिसाइड किया था सुबह, जो मैंने लिख के चिपका दिया था, आज मुझे ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कवर करने हैं, वो मैंने कवर करे। वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। और महीने के पहले ये डिसाइड कर लेना, भैया आज मुझे पॉलिटी के ये टॉपिक्स ख़त्म करना है इस महीने में, ये वाला टेस्ट लगाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, इसको सेस स्टोर करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले ही डिसाइड होंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चल पाओगे, ठीक है। बाकी दोस्तों काफ़ी बातें हो गई, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ वीडियो में, एक्स्ट्रा चीज़ें कंटेंट के अलावा आपको पता होगा, बट सोचा एक छोटा सा एडवाइस देते हैं। आज महीने की शुरुआत है, उस बेसिस पर तो आपको हेल्प कर सकता है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी स्टार्टिंग मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, सी ऑफ जापान के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। ये 4 देश हैं जो सी ऑफ जापान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका हो गया। आज सर वर्ड ऑफ द डे नहीं लगाया, आज न्यूज़पेपर में वर्ड ऑफ द डे आया नहीं है, मुझे लगता है सैटरडे और संडे नहीं आता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे वर्ड ऑफ द डे भी आता है। तो जब जब आएगा लग जाएगा, जब अखबार में प्रेजेंट नहीं है तो मैं आपके सामने क्या लगाऊं, है ना। फिर काफ़ी लोग अलग लगाऊंगा तो कहोगे सर आपने अखबार से हट के लगा दिया। तो इस चक्कर में मंडे टू फ्राइडे आपका वर्ड ऑफ द डे भी चलता रहेगा एज इट इज़, डोंट वरी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।